तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार दूसरे पार्ट में। जैसे कल की वीडियो में मेरे को थोड़ी सी शिकायतें मिली कि सर लिखवा दो ना, हमको लिखने में बड़ी समस्या होती है और हम सब जने नोट्स नहीं ले सकते हैं। देखो, इस चैप्टर में नोट्स मतलब जो भी मैं नहीं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं लिखने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो फिर आधा घंटा बैठ के लिखना पड़ेगा, फिर मिटाना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में क्या है कि आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है, फिर एनसीईआरटी उठा के ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है। जो बस मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना कि ये वापस आप लिख लेना, तो बस वो ध्यान से सुन के, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि हमने जीवाश्म ईंधन की परिभाषा पढ़ी, तो मैंने परिभाषा बोली और उसमें जैसे मैंने कल दो बहुत शब्द आपको बोले थे ध्यान रखने हैं कि जो भी पशु पक्षी थे पहले और जो पादप वगैरह थे, पेड़ पौधे, सब पृथ्वी के अंदर चले गए और बहुत सारे सालों तक बहुत ज़्यादा उच्च दाब और उच्च ताप के अंदर वहाँ फंसे रहे। तो ये दो शब्द बहुत ज़रूरी हो गए, उच्च ताप और उच्च दाब। तो इनको आप कहीं नोटिस कर लो, फिर अपने आप से उस परिभाषा को पूरा लिखने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और भाई बात तो वही है ना कि हमें इसको भी तो चलाना है। हम अगर इसको बंद करके बैठ जाएंगे तो फिर सही नहीं होगा। मतलब सब कुछ हमें मिलना नहीं चाहिए पका पका, हम थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप भी अपने आप से बहुत ज़्यादा मेहनत कर ही रहे हैं और करेंगे और बहुत बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे। मतलब टीचर ना दिमाग खराब हो जाना चाहिए टीचर्स का कि यार ये सारे बच्चों के साइंस में, मैथ्स में, सोशल में इतने अच्छे नंबर कैसे आ रहे हैं, है ना। तो फिर टीचर्स पूछे तो पता चले कि लर्न एंड शेयर जैसे कुछ लोग हैं वहाँ मेहनत कर रहे हैं इस कारण, ठीक है। और आप भी मेहनत कर रहे हैं साथ साथ में। अब मैं आपको पहले छोटा सा एक कल का रिवीजन कि कल अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, मतलब लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा ऊर्जा के स्रोत। तो हम ऊर्जा की परिभाषा देखे थे और एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत क्या होता है वो समझा था अपन ने। फिर उसके बाद अपन आए थे कि ईंधन क्या है, ईंधन में और ऊर्जा के स्रोत में क्या फर्क है। मतलब ऊर्जा के स्रोत से भी हमें ऊर्जा ही मिलती है, ईंधन से भी हमें ऊर्जा ही मिलती है, लेकिन ईंधन को हम जलाते हैं, लेकिन ऊर्जा के स्रोत को जलाने की बात नहीं होती। तो ये एक छोटा सा फर्क था दोनों में। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत या गैर नवीकरणीय स्रोत। अब जैसे इसकी परिभाषा क्या थी अगर किसी ने नहीं लिखी हो तो, कि वह ऊर्जा के स्रोत जिनको एक बार अगर हम काम में ले लेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, उनको फिर भविष्य में और ज्यादा आप काम में नहीं ले सकते। तो वो स्रोत कौन से हैं, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। बोले अच्छा उदाहरण दीजिए इसका। तो हमने कहा कोयला। बोले अच्छा कैसे। तो भैया बोले कोयला निकाला आपने जमीन खोद के, जला दिया, अब कहाँ है कोयला, खत्म हो गया। फिर और निकाला, मान लो पृथ्वी से सारा निकाल लिया तो खत्म हो गया ना, अभी और बचा ही नहीं फिर अपने पास। इसलिए वो कैसा है, अनवीकरणीय, है ना। या इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन मतलब नहीं, रिन्यू मतलब वापस नहीं बना सकते इसको, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यू नहीं होगा वापस से। फिर हम चले थे आगे एक अनवीकरणीय स्रोत पे, जो कि कौन सा है, जीवाश्मी ईंधन। ये कैसा है, अनवीकरणीय है। जीवाश्मी ईंधन के बारे में कल अपन समझ रहे थे कि किस तरह से पृथ्वी के अंदर ये सब फंसे रह गए थे और किस तरह से इनका निर्माण हुआ है। कोयला, पेट्रोलियम इनके उदाहरण हैं और ये एक सीमित समय तक है हमारे पास में, हम इनको जलाते जा रहे हैं। अभी पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, अभी पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है लगभग। तो ये एक दिन इसी तरह से, क्योंकि महंगे, अब जैसे जितना ज़्यादा हमें चाहिए लेकिन वो तो कम ही है, वो तो कम होता जा रहा है, तो कम होता जा रहा है तो महंगा होता जा रहा है। तो महंगा हो जाएगा तो फिर और ज़्यादा महंगा होगा और फिर एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा, गायब ही हो जाएगा पृथ्वी से। तो ये है क्या, जीवाश्मी ईंधन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास में, तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में कल अपन ने पढ़ा था। तापीय विद्युत संयंत्र में मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, कोयला वोयला लेते हैं बहुत सारा, फिर उससे बहुत सारे पानी को गर्म करते हैं, फिर उस पानी की भाप को जो है एक टरबाइन पर भेजते हैं, टरबाइन से डायनामो घुमाते हैं। और इसके लिए अपन ने ये एक ऊर्जा का, सरल ऊर्जा उत्पादन करने का एक जो मॉडल अपने को किताब में दिखाया था, प्रेशर कुकर वाला, उसको भी अपन ने समझ लिया था। तो ये चीज़ें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद आज है हमारे पास में अगला टॉपिक, जल विद्युत संयंत्र। इसको अपन अच्छे से डिटेल में समझेंगे, थोड़ा क्या कमियां हैं क्या हानियां हैं वो भी देखेंगे अपन। तो सबसे पहले ये समझो कि जल विद्युत संयंत्र कर क्या रहा है, बेसिक अपना काम क्या है। बेसिक काम अपना वही है, अपने को डायनामो को घुमाना है जैसे तैसे करके, फिर उससे अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी या विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी। फिर उस विद्युत से आपको जो चाहिए आप करो, आपको चाहिए आप कंप्यूटर चलाओ, आपको चाहिए आप मोटर चला के ऊपर पानी चढ़ा दो, आपको चाहिए तो आप बाहर जा करके बैटरी वाली कोई गाड़ी चला लो, जो चाहिए वो करो, है ना। उसका फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो घुमाना है अपने को डायनामो। अभी पानी को कैसे यूज करें, तो हमारे देश में, हमारी दुनिया में क्या है, जल प्रपात होते हैं। प्रपात मतलब वाटरफॉल्स होते हैं, नाइग्रा वाटरफॉल्स है
यहाँ अपने राजस्थान में भी है एक आध, और उसके अलावा और भी जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का भी कोई झरना, जिसको झरना बोलते हैं हम लोग, वाटरफॉल्स, तो वो खूब सारे वाटरफॉल्स है। तो अभी मान लो वाटरफॉल से क्या हो रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, तो ये पानी बहुत, जो बड़े बड़े वाटरफॉल्स होते हैं ना उनसे बहुत ज्यादा पानी गिरता है नीचे। तो पानी के पास यहाँ पर ऊपर क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। इसको अगर अपन बेस माने, यहाँ पे इस तरह से चट्टाने वट्टाने होती हैं, तो यहाँ पर क्या होती है हमारे पास में, पानी के पास में स्थितिज ऊर्जा, या जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं पी एनर्जी लिख देता हूँ, या स्थितिज ऊर्जा, जिसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। तो ये जब गिर रही है, तो यहाँ आते आते पानी के पास ये जो सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा थी वो किस में बदल जाती है, वो बदल जाती है गतिज ऊर्जा में, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहां पर आप खुद ही सोच करके देखो, अगर हम कोई पंखा रख दें, मतलब पंखे की डंडी को रख दें, मान लो यहां से पानी गिर रहा है, नल है, यूं समझो, जैसे मैं यूं बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला, कि मान लो यहां पर एक नल है हमारे पास में इस तरह से, है ना, और यहां से जो है पानी गिर रहा है हमारे पास में, और हम क्या करें, यहां पर एक पंखे जैसी कुछ व्यवस्था कर दे। पंखे जैसी व्यवस्था से मेरा कहने का मतलब है कुछ इस तरह से पर लगा दे, ऐसे 3 पर हो मान लो उसमें आप, तो क्या होगा, पानी पहले इस पे गिरेगा, तो ये वाला पर आगे चला जाएगा, इस तरफ घूमेगा, और ये वाला पर इस तरफ जाएगा, और ये वाला पर इस तरफ जाएगा, तो क्या होगा, अब ये वाला पानी के नीचे आ जाएगा, तो फिर ये घूम के आ जाएगा, फिर ये घूम के आ जाएगा। तो ऐसे होता क्या रहेगा कि वो घूमता रहेगा। अब आप क्या करेंगे कि यहां से इसको जो है एक बेल्ट से जोड़ेंगे, बेल्ट मतलब एक पट्टी से, और यहाँ पे होगा हमारा डायनामो। तो यहाँ पर डायनामो का चक्का होगा, और वो जब घूमेगा तो हमने मान लो वो ऐसे, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होगा, वो जो हमने जनरेटर वाला पढ़ा था, और फिर उसका जो सर्किट है वो आगे से 2 ऐसे तार निकले हुए होंगे, और वो तार मान लो कि हमारे जो हैं अभी एक बल्ब से जुड़े हुए हैं। छोटा ही है क्योंकि हमारा मॉडल, तो हम एक बल्ब मान करके चल रहे हैं, तो ये बल्ब क्या होगा, फाइनली जलने लग जाएगा इस तरह से। तो बेसिक प्रिंसिपल घुमा फिरा करके वही है कि जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, एक टरबाइन को घुमा रहे हैं, और वो टरबाइन घूमने से क्या होगा, आगे फिर डायनामो घूमेगा, और वो जो डायनामो है वो विद्युत धारा का उत्पादन करेगा। एक प्रश्न आपके मन में यहाँ पर ये हो सकता है कि सर टरबाइन क्यों रखते हैं, डायरेक्ट डायनामो को यहीं क्यों नहीं रख देते? तो देखो उसका कारण ये हो सकता है कि इसमें अगर पानी वानी जाएगा तो खराब वराब होने के चांसेस है, मशीन है वहां पे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बाद में आपने उस तरफ कोई पंखा वंखा रख रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको ही यहां से जोड़ रहे हैं हम, प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। लेकिन फिर बात यह है कि हर जगह तो जरूरी नहीं है कि वाटरफॉल हो या झरना हो, तो फिर कैसे होगा काम? सही बात है, काफी जगह हो सकता है नदियां हैं लेकिन वहां झरना नहीं है, तो फिर उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बांध बनाते हैं। बांध बोले तो डैम। बांध में बहुत ज्यादा पानी को हम इकट्ठा करते हैं और इससे हम थोड़े से और पर्पस भी पूरे करते हैं। जैसे समझना, जैसे आपने धूम 3 पिक्चर देखी होगी सबने, धूम 3 थी ना वो आमिर खान वाली, हाँ उसी में वो एंड में दिखाते हैं ना कि दोनों जुड़वा भाई गिर रहे होते हैं, वो एक बांध से नीचे गिर रहे होते हैं, डैम से नीचे गिर रहे होते हैं। तो हालांकि ऐसे कूदने के लिए नहीं बनाए होते डैम, ऐसे है ना स्टंट करने के लिए नहीं बनाए होते, बहुत ऊंचे ऊंचे डैम होते हैं। तो डैम में क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर कोई नदी आ रही है, ये नदी का पानी है खूब सारा, तो इस नदी के पानी को हम रोक लेते हैं। कैसे रोकते हैं, यहां मान लो बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती है इस तरह से, और यहां पे इस सारे पानी को इधर इकट्ठा कर लेते हैं, खूब सारी बड़ी ऐसे झील जैसा कुछ बना करके उस पानी को वहां पे सारा का सारा इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़ा कम हाइट होगी, वो जैसा भी होगा वो देखा जाएगा उसको, और ये बहुत मोटी दीवार होती है और वो इसी को दिखा रहे थे वैसे अपन को। और इस पानी को फिर धीरे धीरे अकॉर्डिंगली छोड़ भी सकते हैं हम लोग। जैसे क्या करते हैं, यहाँ से चैनल रखते हैं छोड़ने के लिए, और यहाँ से भी चैनल्स होते हैं उनके पास में छोड़ने के लिए, अलग अलग गेट बने हुए होते हैं एक तरह से, आप यूँ समझो। मैं बहुत कोई पक्का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, मैं एक रफ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। फिर आगे भी रास्ता तो है पानी के निकास के लिए, ऐसा नहीं है कि आगे रास्ता नहीं होता। अच्छा, इससे क्या क्या हो सकता है? पहली बात, पानी यहाँ इकट्ठा कर लिया, तो अब ये क्या कर सकते हैं कि मान लो ये वाला चैनल अभी बंद है, तो ये क्या करते हैं, मान लो यहाँ से एक चैनल है और पानी के पास यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा तो अच्छी खासी है, तो पानी को यहाँ से भेजते हैं नीचे, और नीचे मान लो एक ऐसी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक टरबाइन है नीचे।
और यहाँ पे कुछ पंखे जैसी व्यवस्था है, ऐसा मान लो आप। तो ये पानी मान लो यहाँ गिरा तो ये इसको घुमाएगा। फिर पीछे कहीं पर ये किससे जुड़ा हुआ है, एक डायनामो से जुड़ा हुआ है, बड़े डायनामो से। फिर वो जो बड़ा डायनामो है वो आगे टावर से, तार से और बाकी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो ये बन गई हमारी विद्युत धारा। बढ़िया है, बांध बना लो जहाँ पर हमारे पास में झरना नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है। हमारे देश में, भारत देश में हमारी ऊर्जा का 1/4 जो भाग है वो लगभग हमारा इससे पूरा होता है। 1/4 भाग मतलब 25% ऊर्जा जो हमें मिल रही है, विद्युत ऊर्जा हमारे देश में 135 करोड़ से भी ज़्यादा देशवासियों को वो इस माध्यम से हमें मिल रही है। लेकिन बात वही है, देखो हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं और कुछ ना कुछ नुकसान है। तो अभी आपको अपन फ़ायदे और नुकसान बताना चालू कर देते हैं, क्योंकि आपसे तो एग्जाम में फ़ायदे और नुकसान ही पूछेगा आपसे, बल्कि ये नहीं पूछेगा कि और भाई साहब बना के दिखाओ जी, एक डैम बनाओ, मज़ा ही आ जाएगा। फिर नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे बड़ा जो मैं पहले बात करता हूँ, एक काम करते हैं आज अपन पहले नुकसान से बात करना चालू करते हैं। तो इसका नुकसान या यूँ कहें कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि भाई ऐसे तो लग रहा होगा कि बनाओ सर, खूब सारे बनाओ, बढ़िया है, मस्त लग रहा है एकदम, लेकिन नहीं बना सकते। देखो कैसे। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, पैसा। पैसा मतलब हर जगह ही बड़ी बात लगी पड़ी है, लेकिन यहाँ पे भी बड़ा चैलेंज है पैसे का। क्या समझना, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। कितना पैसा खर्च होता है मैं बताता हूँ आपको। हमारा एक टिहरी डैम है हमारे देश में, टिहरी डैम या टिहरी बोलते हैं वैसे इसको, इसकी स्पेलिंग है TEHRI, टिहरी डैम। अभी देख लेना आप, ये आपको ढूंढना है कि कहाँ पर है डैम, ढूंढना जा करके। ये कितने रुपए का बना हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये है 250 करोड़ रुपए, नहीं डॉलर, US डॉलर, अमेरिका वाला जो डॉलर है उसका। और $1 आपको पता है 72-73 रुपए होता है। तो इतना महंगा डैम है, समझ में आई बात। ऐसे ही और भी हैं, जैसे भाखरा नांगल डैम है हमारे देश में, तो वो 245 करोड़ रुपए का है। वो डॉलर नहीं, करोड़ का ही है, इंडियन करोड़ का ही है। और भी ऐसे ऐसे डैम हैं जो हजार करोड़ रुपए के हैं हमारे देश में। तो पैसा एक यहाँ पर बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या जिसको मैं बड़ी समस्या कहूँगा वो है लोगों का रिहेबिलिटेशन या पुनर्स्थापन। जैसे समझना, एक अगर आप इतना बड़ा डैम बना रहे हो तो उसमें आप लाखों करोड़ों लीटर को पानी को इकट्ठा करने की क्षमता उसकी रखोगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जहां पे पहली बात मान लो वो डैम बनने वाला है, तो वहां पे भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग रहते हो उस जमीन में, नदी के आसपास रहते हैं लोग वैसे ज़्यादातर पहले के समाज में भी, और अभी भी गंगा नदी के किनारे हैं इधर उधर तो कितनी सारी आबादी है, तो वहाँ लोग रहते हैं। तो उन लोगों को आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा और उनको आप बोलोगे कि साहब आपको दूसरा घर दे देंगे, वादा करके आ जाओगे आप उनके पास सरकारी किसी नेता की तरह जा करके, लेकिन वो घर तो उनको पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। तो वो लोगों को वहाँ से हटना पड़ता है। फिर उसके अलावा जैसे मान लो चलो उधर के लोग तो हट ही गए, जानवर भी वहाँ से हट जाएंगे, या जंगल अगर होगा तो जंगल आप काट दोगे तो पेड़ पौधे भी गए। अगर बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है वहाँ की, तो वो भी गई, डूब जाएगी सारी की सारी पानी में। फिर उसके अलावा जानवर तो गए ही गए, उनको तो कौन नहीं पूछेगा, उनको कोई थोड़ी बोलेगा कि भाई साहब आपको शेर को बोलेंगे अगर शेर भैया थोड़ा दूसरा घर देता है आपको शिफ्ट हो जाओ, कहाँ, उनको तो गोली मार के मार देंगे, बोले क्या अपने को तो डैम बनाना है, पैसा कमाएंगे पैसा। तो ये चीज़ हुई यहाँ पे। अब साथ ही साथ वो डैम बना, जैसे मान लो कभी ये डैम की कोई दीवार फूट जाए तो पानी कितना दूर दूर तक फैल जाएगा, तो उतना दूर दूर तक का जो इलाका है ना वो रिस्क में आ जाता है। तो उसको और खाली करा देते हैं कि यार इसको खाली करो, दूर दूर उन लोगों को वहाँ से दूर दूर से भी हटा देते हैं कि भैया ये रिस्क वाली जगह हो गई, अब यहाँ नहीं रह सकते। उनको बोलते हैं कि आपको आपके मकान का पैसा दे देंगे, लेकिन वो पता नहीं कब देते हैं, मेरे को नहीं पता। तो अब बात क्या है यहाँ पर, उदाहरण क्या है इसका। तो जैसे हमारी किताब में 2 उदाहरण की बात की है, जिनमें से मैं एक पर चर्चा कर रहा हूँ, दूसरे को आप ढूंढना। एक उदाहरण हमें दिया है सरदार सरोवर डैम का, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है, गुजरात, और जो नर्मदा नदी है वो गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ के कुछ हिस्सों में बहती है। तो अभी वो नर्मदा नदी का जो डैम है सरदार सरोवर, वो बना था 1987 के आसपास। 1987 में चालू हुआ था, मतलब बनना सालों लगते हैं क्योंकि एक डैम को बनने में, तो बहुत पुरानी बात हो गई। मेरे तो पैदा होने से भी पहले की बात है, आपके भी पैदा होने से पहले की बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि वो जब डैम बना था तो शायद सिर्फ गुजरात में ही, या कुल मिलाकर के 41,000 परिवारों को वहां से विस्थापित किया था। 41,000 परिवार, और परिवार भी कौन से थे, आदिवासी परिवार थे बहुत सारे,
बहुत सारे, उनको वो हटाना पड़ा, हटो भैया डैम बन रहा है यहाँ पे। और 41,000 परिवारों का लगभग मतलब है 2 लाख लोग लगभग। तो इतने सारे लोगों को आपने वहां से हटाया, और आपको विश्वास नहीं होगा ये जानकर के कि आज तक भी वो लोगों को जो वादे किए गए थे उनसे पूरे नहीं हुए। बहुतों से हुए हैं, बहुतों से नहीं हुए हैं। वो लोगों को जो ज़मीनें मिली बदले में रहने के लिए, वहाँ खेती नहीं हो सकती, ज़मीनें उपजाऊ नहीं है, पानी इकट्ठा हुआ रहता है, या जो ज़मीन उनको मिली वो उनके लिए काफ़ी नहीं है, या पता नहीं ऐसी कितनी ही और समस्याएं। तो ये तो हुए जल विद्युत संयंत्र की हानियों में। और हानियों में भी अगर एक और हानि हम देखें तो वो है गंगा नदी पर बना हुआ टेहरी बांध। जो मैंने बोला ना आपको टेहरी बांध, चलो एक और हिंट मिल गया। टेहरी बांध किस पर बना हुआ है? गंगा नदी पर। और दूसरा जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद है हमारे पास में लागत बहुत ज़्यादा है, पहली कमी मैंने बता ही दिया आपको। दूसरा, पर्यावरण नष्ट हो रहा है, जहाँ पर ये जिस जमीन पर बनेगा वहाँ सत्यानाश हो जाएगी पूरी की पूरी। और उसके अलावा बहुत सी जो कृषि योग्य जो भूमि थी उसका कबाड़ा हो जाएगा। बांध के निर्माण से क्या होगा कि आसपास के क्षेत्र में जो है बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है, तो वहां भी उसको खाली कराना पड़ता है। और फिर इतना ही नहीं, इसमें एक ये थोड़ा छुपा हुआ इसका नुकसान है कि जो पेड़ पौधे या जो जीव हैं जो उस बांध में दब जाएंगे, नीचे पानी में दब जाएंगे, तो उनका क्या होगा, अवायवीय स्थिति में विघटन होगा। और जब वो विघटन होगा उनके शरीर में, तो हमने पढ़ा है ये वाला, कार्बन चक्र में शायद आता है, मीथेन निकलती है उन सबके शरीर के उससे विघटन होने से। तो मीथेन गैस निकलेगी, और अगर वो मीथेन जो है पानी के नीचे इकट्ठी हो जाती है, फिर अगर वो मीथेन कभी भी एक साथ अगर बाहर आती है ना आकाश में, तो वो ग्लोबल वार्मिंग करती है फिर बहुत ज़्यादा। क्योंकि मीथेन जो है शायद 1000 गुना ज़्यादा ग्रीन हाउस वाली गैस है, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। मतलब बहुत ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा लगभग गर्मी को सोखती है कौन? मीथेन। तो वो गर्मी को पृथ्वी से वापस बाहर नहीं जाने देती, तो जिससे क्या होगा, हरित ग्रह प्रभाव जिसको बोलते हैं ना, या पूरा पृथ्वी को गर्म होने वाला प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग वाला, वो होगा। पृथ्वी गर्म हो जाएगी, फिर हमको एसी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुई बात यहाँ पे नुकसानों की। और इसके अलावा जो है एक और बात, बहुत जो बड़े बांध होते हैं उनसे पृथ्वी का संतुलन थोड़ा बिगड़ता है, और भूकंप जैसी घटना भी देखने को मिलती है कहीं कहीं पर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है ना। मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे बांध से भूकंप आ रहा है, लेकिन हाँ ऐसा भी होता है। फिर इसके बाद अब चलो अपन फायदों की बात कर लेते हैं, लाभ की बात कर लेते हैं। तो लाभ क्या क्या है इससे हमें? बांध बनाने के बाद क्या होगा कि एक स्थिर दर पर आपको बिजली मिलेगी। बन गया बांध, तो बोले यार भैया 25 साल की तो गई, 25 साल इससे मस्त आराम से अपन जो है बिजली मिलेगी इसको। लेकिन आप सोच करके देखो कि जैसे मैंने इसका प्राइस बताया आपको, 250 करोड़ डॉलर, तो इतना पैसा वो सरकार लेगी तो फिर हमसे ही ना। और फिर वो उसमें भी वो भ्रष्टाचार करेंगे, घपले करेंगे उसमें, पता नहीं बीच में इंजीनियर खा जाएगा, पता नहीं कोई नेता खा जाएगा, पता नहीं कोई कुछ हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। तुम जल्दी कुछ बनो, है बड़े होकर के कोई नेता वेता बनो अच्छे, तो देश का कुछ भला होगा, नहीं तो डुबोरे पता नहीं ये लोग मिल करके इस देश को। ठीक है, इंजीनियर तुम ही बन के जाओ उधर, सारे के सारे एक्सपर्ट बनना, इतना पढ़ना है तुमको कि बांध बांध बनाने जा करके। अभी उसके बाद देखो क्या है दूसरा, बिजली की अगर आवश्यकता नहीं है ना, तो फिर बांध में एक और फायदा वाली बात क्या है कि जरूरी नहीं कि सारा पानी बहता ही रहेगा, वो इस गेट को बंद कर देते हैं। तो गेट जब बंद हो जाएगा तो पानी नहीं जाएगा, पड़ा रहेगा, फिर जब आवश्यकता है तो फिर ज्यादा पानी को भी भेज सकते हैं वहां पे। फिर उसके बाद क्या है, बांध कई दशकों के लिए गई 30-40 साल की। और इसके अलावा बांध के पीछे ये जो बड़ी झील बन जाती है, इस झील का जो उपयोग है ना, वो काफी चीजों के लिए होता है। जैसे मछली पालन के लिए करते हैं इस झील का उपयोग, जो लोग हैं वो ठेका ले लेते हैं इसका, और फिर उस पर मछलियां पालते हैं, फिर वो मछली को निकाल। और उसके अलावा पर्यटन, घूमने जाते हैं ना लोग, बांध में जाके नहा के आते हैं, और दिख 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 बांध में गया था, फोटो दिखाते हैं फिर अपनी दोस्तों को आकर के नहा के आए। फिर उसके अलावा इधर और भी एक्टिविटीज हो सकती है, जैसे वाटर स्पोर्ट्स हो सकता है कि गेम्स खेलते हैं ना पानी में, मतलब पानी के होते हैं कुछ, वो बोट वोट चलाते हैं कुछ ऐसा, और भी होते हैं, मतलब मेरे को नहीं पता बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ होते हैं वो भी। उसके काम में भी ये झील आ सकती है। और इस पानी से फिर हमारे घरों पे पानी भी भेजा जाता है। जैसे हमारे राजस्थान में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे हमारे घर पे पानी आता है बीसलपुर डैम का, बीसलपुर बांध जो है उसका पानी आता है। आपके यहाँ पे भी देखना कौन से बांध का आता है, जो नल का पानी आता है। फिर उसके अलावा इस पानी का उपयोग कृषि के लिए भी करते हैं, खेती के लिए भी भेज देते हैं इस पानी को, है ना, इरिगेशन के लिए। फिर एक और बात यह है कि ये जो है ग्रीन एनर्जी है,
इससे कोई जो ग्रीन हाउस गैस है वो नहीं निकलती, मतलब कोई कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस वैस नहीं निकलती, तो वो नुकसान नहीं है, प्रकृति को उस तरह से ये प्रभावित नहीं करता है। अब इसके बाद जो है ना हमारे पास में अगला है हमारा टॉपिक, वो है ऊर्जा के, हाँ सॉरी एक ये बताना था मेरे को कि ये जो है ना ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है, ये कैसा है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, मतलब क्योंकि जब तक पानी गिर रहा है तब तक ऊर्जा है, खत्म तो होगी नहीं। हाँ वो बात और है कि पूरी पृथ्वी पर ही सूखा पड़ जाए तो बात और है, ये है नवीकरणीय स्रोत और ये भी उसी का ही एक उदाहरण है। ठीक है, इसको बार बार अपन काम में ले सकते हैं जब तक हमारे पास में पानी है। तो जल विद्युत संयंत्र क्या है, हमारे पास में ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब है हमारे पास में जैव मात्रा या जिसको बोलते हैं बायोगैस, और ये भी कैसा है, ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, जिसके बारे में हम समझ रहे हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे साथियों अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे है हमारे पास में अगला जैव मात्रा या जिसको बोलते हैं बायोगैस। ये सुना होगा, गोबर गैस भी बोलते हैं इसको, है ना, और बायोमास भी इसको बोलते हैं। बायोमास क्या चीज़ है वो भी समझते हैं अभी अपन। तो ये क्या चीज़ है वो समझो। जैसे अपने क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं, या ऐसे समझो जो खत्म हो जाती हैं पर्यावरण में। जैसे मान लो पेड़ों की पत्तियां गिरी, टहनियाँ गिरी, या जैसे अपन चाय बनाए तो चाय पत्ती बच गई जो पीछे वो हो गई, या जो सब्जियों के छिलके हैं वो हो गए, या जो जूठन खाने का बच रहा है वो होता है ना। आजकल गाड़ी में नरेंद्र मोदी जी भी बोले हैं अपने को, नरेंद्र भाई मोदी ने भी बोला है अपने को कि सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, स्वच्छता अभियान हमें चलाना है। तो वो सूखा कचरा और गीला कचरा मतलब वो क्या बोल रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल। वो ये नहीं कह रहे कि लोहे को अगर आप गीला कर दो तो उसको गीले कचरे में डालो उस टुकड़े को नहीं, वो सूखा ही है ना। गीला मतलब सब्जियों का कचरा हो गया, या कुछ ऐसा जैसे कोई जानवर मर गया वो हो गया। तो ये सब क्या है, एक तरह से गीला कचरा बोलते हैं, चलो अपन इसको। तो ये सब क्या करते हैं, जब इनको प्रकृति में छोड़ देते हैं अपन और इनमें कुछ ऐसे कीड़े डाल दें, या ऐसे जो है बैक्टीरिया इनमें चले जाएं जो क्या करें, इनमें जाके अवायवीय श्वसन अपन पढ़ चुके हैं। तो रिजल्ट क्या होगा कि उनमें से मीथेन गैस बनेगी, जो कि क्या है, प्राकृतिक गैस है, या प्राकृत गैस जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। और उसी से फिर हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में पढ़े ही हैं। तो ये गैस बनेगी और उस गैस को फिर अपन काम में ले सकते हैं, जिसमें चाहिए काम में लो। आपको चाहिए तो उससे स्कूटर चला लो, आपको चाहिए तो उससे गाड़ी, ट्रक, ऑटो चलाओ। ट्रक तो नहीं चलता शायद, ऑटो चलाओ, या सीएनजी से और भी गाड़ियाँ, बसेस वसेस भी चलती हैं वैसे सीएनजी से दिल्ली में, आपको बताओ तो। या और कोई काम करना, खाना वाना बनाना तो खाना बना लो उससे। तो खास बात क्या होगी यहाँ पे, वो तो खैर चलो लाभ वाली बातें हो जाएंगी, तो अभी अपन बात करते हैं। पहले अपन बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे करते क्या है हम लोग, पत्तियां, पेड़ पौधों के जो भी सारी चीजें मैंने बोली वो, इन सबको क्या करते हैं, एक गुंबद जैसी संरचना बनाते हैं ईंटों की। ये ईंटों का होता है, लेकिन आजकल अगर आप इंटरनेट पे देखोगे ना तो आपको ये प्लास्टिक का ऐसे टंकी जैसा बना हुआ भी मिलेगा। और इसमें क्या करते हैं, यहाँ से इन सबको मिलाते हैं। और हाँ, मेन चीज तो मैं बोलना भूल ही गया, इसको क्यों बोलते हैं गोबर गैस, क्योंकि इसमें गोबर डालते हैं। गोबर किसका, गौ माता का, या भैंस मौसी का या कुत्ते की पॉटी डाल दो इसमें, ठीक है, या अपनी पॉटी डाल दो अपनी वाली मत, मतलब इतना सीरियस मत हो जाना, लेकिन हाँ उससे भी जो है ये वाली गैस बनती है ना। लेकिन वो डालने की बात हो नहीं रही है यहाँ पे, तो यहाँ हो रही है गोबर डालने की बात। और जो बाकी चीजें मैंने आपको बताई उन सबको यहाँ डाल दो, और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हिला के ना उसकी रबड़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं रबड़ी जैसा, खाने वाली रबड़ी की बात कतई नहीं हो रही है यहाँ पे। ये बनती है ये वाली, मैं बताऊँ तुमको, इसको बोलते हैं हम लोग करदम, ठीक है, या इसको बोलते हैं स्लरी, या स्लरी चलो मैं नहीं लिख रहा, इंग्लिश में होता है करदम, बोलो उसको। तो करदम इसमें हम लोग डालते हैं यहाँ पे, और ये सारा जो करदम है ये बढ़ता है आगे आगे, मतलब यहाँ से होकर के यहाँ आ जाता है। मान लो यहाँ तक भरा हुआ है, डाल देते हैं इसको यहाँ पे। अब ये जो स्ट्रक्चर है बाकी सारा, इसमें मिट्टी होती है। अब मैं मिट्टी को काम करता हूँ, चलो ग्रीन से दिखा देता हूँ, आप समझ जाना। ये सब मिट्टी से पैक है, ये मिट्टी है, पूरा पैक है ये डाला इसको, तो ये गड्ढा कर देते हैं गाँव में। तो क्या ऐसे कहीं खाली ज़मीन पे गड्ढा करो बड़ा, फिर उसके ऊपर जैसे गुम्बद बना दो, ताजमहल वाला गुम्बद, है ना। फिर यहाँ पे नीचे इसको पाइप डालने की व्यवस्था रखो। फिर ये जो है एक टंकी की तरह काम करेगा, टंकी की तरह।
गैस टंकी बोलते हैं इसको, गैस टैंक, गैस टंकी या टैंक। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ तक मान लो ये पड़ा है सारा का सारा इकट्ठा होकर के स्लरी, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, ऐसे जीव इसमें डाले जाते हैं जो अवायवीय श्वसन करते हैं या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना। तो जैसे ऐसे कौन होते हैं, एक मैं आपको बताऊं, वो नहीं होते केंचुए, केंचुओं के बारे में आपने सुना होगा, या जिनको हम लोग लाल कृमि भी बोलते हैं, या वो कैसे बताऊं, वो लट जैसे नहीं होते कि लाल लाल ऐसे पतले पतले, केंचुए लिख रहा हूं मैं तो, चलो ठीक है, केंचुए, या इनको रेड वो बोलते हैं वर्म, रेड वर्म ऐसा, वो डालते हैं बहुत सारे। तो ये इनकी आदत होती है कि ये इस सबको खाते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं और पॉटी करते हैं। तो इनकी फिर जो पॉटी होती है ना वो और पतली हो जाती है, और साथ ही साथ मीथेन गैस भी निकाल देते हैं ये। तो जो मीथेन गैस निकलती है वो यहाँ उठती है, क्योंकि गैस तो हल्की होती है और हल्की गैस ऊपर उठेगी, और ऊपर उठती है तो वो यहाँ पर आकर के इकट्ठी हो जाती है। और फिर यही वो गैस है मीथेन या CH4 जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में CH4 है। तो इस गैस को फिर हम ऐसे कुछ पाइप लगा के बाहर निकालते हैं, और यहाँ पे मान लो नल वो लगा रखा है अपन ने, इससे उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। खोलेंगे तो गैस आएगी, बंद करेंगे तो जाएगा, खत्म सी बात है। तो फिर इसको काम में आप ले सकते हो। जैसे मान लो इसको पाइप को ले जाके छोटे छोटे पतले पाइप में आपने डिवाइड कर दिया घर में, जैसे आज गैस की टंकी का पाइप है तो कल को ये वाला पाइप ला करके और आगे बर्नर लगा दिया, चालू करके जला रहे हैं, बंद कर रहे हैं उसको अपन। तो ये हो गया यहाँ पे। अब ये जो वापस से हमारे पास में यहाँ पे जैसे मान लो ये डालते जाएंगे, और हम लोग ये चीज़ें इधर पानी डालते हैं थोड़ा, उसको थोड़ा ऐसे रबड़ी जैसा स्ट्रक्चर देने के लिए, रबड़ी नहीं मतलब स्लरी बनाने के लिए, उसको कैसा लसा बनाने के लिए, लस्सीदार बनाने के लिए, ताकि वो आराम से अंदर चला जाए। और फिर ये जब और भर जाता है तो ये इधर फिर और इकट्ठा हो जाएगा, मतलब यहाँ से मान लो ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ जाएगा, इधर मान लो वही मिट्टी भरी हुई है, बंद है ये इतना, तो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो अब ये जो निकलता है ना, इसमें क्या होता है हमारे पास में, आई थिंक इसमें फास्फोरस का अच्छा खासा अमाउंट होता है, और साथ ही साथ में नाइट्रोजन भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है इसमें। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों इसको एक बहुत अच्छी खाद बना देते हैं, जिसको आप लोग जैविक खेती जिसको हम लोग बोलते हैं, या ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें भी काम में ले सकते हैं। एकदम प्राकृतिक है ये, फर्टिलाइजर की तरह, लेकिन एक प्राकृतिक फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो ये फिर बिकती है, इसको खेत में काम में लिया जा सकता है खाद के रूप में, बहुत ही उच्च कोटि की खाद के रूप में। तो ये बढ़िया बात है यार, डबल फायदा हो गया है तो। और फिर यहाँ पे इस पूरे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संपाचित्र बोलते हैं या डाइजेस्टर बोलते हैं, जहाँ डाइजेशन हो रहा है एक तरह से आप समझो। तो ये है हमारा संपाचित्र, ठीक है, या डाइजेस्टर। किताब का भी डायग्राम है, वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि इसको दिखा रखा है कैसे होता है ये। बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे मैं जब बचपन में छोटा था ना, खैर बचपन में सभी छोटे होते हैं, तो मैं जब छोटा था तो वो साइंस मॉडल बनाता था मैं, और उनको स्कूल की तरफ से कंपटीशन में लेकर के जाता था। तो वहाँ पर जब मैं 7th में था तो एक और लड़की थी, वो कहीं से ये इसका काम करने वाला वर्किंग मॉडल बना करके लाई थी। एक स्टील की टंकी थी उसके पास में, और उस टंकी में उसने क्या किया था, गाय का गोबर, पत्तियाँ, कुछ लकड़ी के टुकड़े या और भी जो भी कुछ होगा, थोड़ा बहुत पानी मिला करके, और उसको घुमा घुमा के लाई थी। और उसने क्या किया था, उस टंकी का ढक्कन लगा के उसको वेल्ड करवा दिया था एक दिन पहले, मतलब ऐसा कुछ, या उसको ऐसे इस तरह से कुछ बंद कर रखा था कि गैस उसमें से लीक ना हो, बने भी तो अगर। और उसके टंकी के आगे उसने क्या किया था, जैसे मान लो ये उसकी टंकी है, ये टंकी, ये ढक्कन को तो बंद करवा दिया उसने, और यहाँ पे मान लो उसने क्या करा था, एक नल जैसा उसने लगवाया था वेल्डिंग करवा के, और यहाँ पे जो है उसमें एक वो ऐसा होता है ना वाल्व घुमाने वाला बटन, तो वो लगवा दिया था। और उसने क्या किया, वो टीचर्स को बोला कि मैंने इसमें ये सारी चीज़ें डाल दी हैं 2 दिन पहले ही, और अभी इसमें जो है
अवायवीय श्वसन हुआ होगा, कीट वीट भी होंगे जो, तो यहाँ पे जो है गैस इकट्ठी हुई है मीथेन। ये पाइप ऊपर होगा और नीचे नहीं रहा होगा, है ना, पाइप क्योंकि गैस ऊपर है तो ऊपर से निकलेगी, तो मान लो यहाँ है। तो बोला कि अभी इसको मैं आपके सामने खोलूंगी और इसके सामने माचिस की तिल्ली लेकर के जाऊंगी, तो जो है अच्छा करके जलेगी वो गैस। तो वो माचिस की तिल्ली भी जलाए थे उधर रूम में, फिर शायद आग लगी नहीं थी क्योंकि उसका हो सकता है ना वेल्डिंग वगैरह थोड़ा गड़बड़ हुआ हो तो गैस लीक हो गई हो पहले से। तो ये ऐसे मतलब प्रैक्टिकल आप समझो कि हो क्या है। ये नहीं जरूरी नहीं खड्डा ही खोदना है, गुंबद ही बनाना है, नहीं, आप छोटे लेवल पे भी अगर करना चाहो तो उसको कर सकते हो, लेकिन असफलता मिले तो निराश नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। बाकी ये हुई बात। अब हम बात कर लेते हैं फायदे की और पैसे की। पैसे की मतलब क्यों कि फायदा क्या नुकसान क्या, करें क्यों, पैसा मिलना चाहिए ना लोग को, तो सब पैसे के पीछे पागल हो पड़े ले रहे हैं, ऐसे बोलते हैं वो भाई लोग की भाषा में। तो यहाँ देखो क्या है, पहले बात कर रहे हैं हम लोग फायदे की। तो फायदा क्या है, ये एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक हमारे पास में क्या निकलती है, इसमें मीथेन गैस निकलती है। मीथेन सबको पता है CH4 होती है। और फायदे वाली बात यहाँ पे इसके कारण क्या है, जैसे मान लो वैसे अगर आप लकड़ी जलाओ या वैसे आप अगर गाय का गोबर ऐसे लो, उसको ऐसे थप थप करके ऐसे दीवार पे थेपते हैं ना, वो थपेले थेपले जो भी बोलते हैं उसको, तो वो उसको अगर हम डायरेक्ट जलाएंगे तो भी धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, प्रदूषण होता है। लेकिन अगर आपने क्या किया, मान लो उसी गोबर को यहाँ डाला और यहाँ से आपको गैस भी मिल गई, उस गैस को जब आप जलाओगे तो कोई प्रदूषण नहीं होगा। दूसरी बात, कोई धुआं नहीं निकलेगा, कोई बीमार नहीं होगा। और तीसरी बात, ये जो आपको यहाँ पे खाद मिल रही है ये उस गोबर से भी बेहतर खाद है। इसमें और भी जो हमें वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व जो चाहिए पेड़ पौधों के लिए, वो भी आ गए इसमें। तो हर तरह से फायदे वाली बात है। तो पुराने विचारधारा में नई टेक्नोलॉजी को ऐड कर दीजिए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, हमारे पास में इसकी तापन क्षमता भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, मतलब लकड़ी से और कंडों से तो बहुत ही अच्छी है। फिर उसके अलावा अगर इसका उपयोग हम करेंगे तो हमें जो बिजली हम लोग उधर से वो पानी गिरा के बना के ला रहे हैं, है ना, जल विद्युत संयंत्र में, या हम लोग तापीय विद्युत संयंत्र में कोयला जला करके ला रहे हैं, तो उन सब की जरूरत कम पड़ेगी अगर हम यहाँ से थोड़ी गैस ज़्यादा बना पाए तो। और इसके अलावा क्या है, जैव मास या जैव मात्रा का क्या मतलब है, इसको बोला जैव मात्रा। जैव मात्रा है बायोमास। बायोमास मतलब वही वो गोबर या वो लकड़ी का टुकड़ा या वो पत्ते, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बायोमास कहलाता है, या जैव मात्रा या जैव मास इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये कैसा है, हमारे पास में नवीकरणीय है कि आज गाय है तो पॉटी कर रही है, कल भी करेगी, परसों भी करेगी, तरसों भी करेगी अपनी तरह। तो जब तक अपने पास ऐसे जीव हैं उनकी पॉटी है हमारे पास में, पॉटी वी हैव सो मच पॉटी ऑन दिस प्लेनेट ऑफ अस, है ना, आवर्स। भगवान क्या हो गया आज मेरे को, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बहुत पॉटी है हमारे पास में। फिर उसके बाद क्या है, नवीकरणीय है, बहुत अच्छी बात है। और कृषि अपशिष्ट भी इसमें सारा का सारा डाल जाएगा, जैसे खरपतवार नहीं निकलती खेतों में, उनको भी उठा के इसमें डाल दो। और साथ ही साथ अगर मान लो आपके पास कोई जमीन खाली है, फालतू है, तो उसके लिए तो फिर कुछ विशेष पौधे हैं जिनको इस पर्पज से उगाया जाता है कि आप उन पौधों को सीधे ही क्या करोगे, लाके यहाँ पे डाल दोगे इसकी स्लरी में, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो खाद है बन रही है, तो ये खाद भी एक और मूल्य द्वितीयक प्रोडक्ट होने के साथ साथ में और वैल्यू ऐड करेगी कि भाई किसान को लगेगा यार ये वाली खाद तो मस्त महंगी बिकती है, ज़्यादा बेचेंगे तो बढ़िया मस्त रहेगा। और उसके अलावा मान लो गैस भी बन रही है तो वो और खुश हो जाए, बोले और गजब यार घर पे तो गैस भी बन गई अब तो फ्री में, ऐसे। फिर उसके अलावा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जैवमास ईंधन के जलने पर मुक्त होती है, पौधों द्वारा उपयोग में ली जाती है। क्या बात है, क्या बात है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है हमारे पास में, छोड़ो इस फायदे को, ये बहुत छोटा फायदा। अब बात कर लेते हैं नुकसान वाली। तो यहाँ क्या नुकसान हो सकता है, सोचो। देखो जो सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम हमारे साथ में हो सकती है वो ये है कि मान लो जिस जमीन पर आप ये बना के बैठे हो, थोड़ा बड़ा ही बनाओगे, छोटा तो नहीं बनाओगे क्योंकि छोटे से गैस कम मिलेगी, तो वहां पे क्या होगा कि हो सकता है कि उस जमीन का आपको मान लो 5 लाख रुपए कोई और देने को तैयार है, या मान लो उस जमीन का आपको 10,000 रुपया महीने का कोई किराया देने को तैयार है कि भैया जमीन मेरे को दे दो, यहाँ पे मैं ना वो वाली फैक्ट्री लगा करके मैं वो दोने पत्तल वो मतलब कुछ भी चलो मान लो बनवाऊंगा। तो वो जमीन से आपको मान लो 10,000 रुपये महीना किराया मिल रहा है, लेकिन अगर आप गैस वैस बनाओगे तो आपको 2,000 का ही फायदा हो रहा है। तो आप क्या सोचोगे कि यार उसको दे दें फिर अपन,
तो ये एक इसमें चुनौती वाली बात है कि उस ज़मीन का किसी और जगह पे ज़्यादा आर्थिक लाभ हो सकता है, तो ये एक नुकसान हो गया यहाँ पर हमारे पास में। दूसरा क्या, जैसे अगर मान लो आपके कभी सूखा पड़ गया या कभी कोई फसल नहीं हुई प्रॉपर, तो जो जैव मात्रा है आपके पास वो उपलब्ध कम होगी। तो वो उपलब्ध जब कम होगी तो फिर वो गैस कम बनेगी, क्योंकि स्लरी में आप उसको नहीं डाल पाओगे उस अपशिष्ट को। उसके अलावा क्या है हमारे पास में कि फसलों के लिए मान लो वो भूमि जहाँ पे आपने टैंक वैंक बड़ा बना रखा है, अब इसमें एक और समस्या क्या है जो कहीं लिखी हुई नहीं है, वो ये है कि मतलब होती तो है लिखी हुई अपनी किताब नहीं है, वो क्या है कि बदबू होती है। जैसे मान लो आजकल तो ऐसा भी है जो नए स्मार्ट सिटीज बन रही है ना, जैसे गुजरात में भी सूरत के आसपास भी कोई ऐसा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है जहाँ पर भी क्या है कि हर घर के बाहर में एक खड्डा होगा, खड्डे पे ढक्कन वक्कन भी होगा, मतलब नाली जैसा, उसमें गीला कचरा डालना होगा, जैसे सब्जियों का कचरा है, चाय पत्ती है, या ये जो भी जैव मात्रा जो है वो डालो। और वो जो घर के जो गटर हैं वो भी सारे सीवेज से जुड़े हुए रहेंगे, तो वो भी सब जगह एक जगह जाके इकट्ठा हो रहा होगा, और वो गीला कचरा तो वो सब बाहर से एक जगह ऐसी जगह इकट्ठा होगा जहाँ पर उसका क्या होगा, अवायवीय श्वसन होगा उसी शहर में कहीं पर, और फिर वो अवायवीय जो श्वसन होगा उससे गैस बनेगी और वो गैस भी काम में ली जाएगी। तो ये भविष्य के शहर हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पे एक चुनौती वाली बात क्या है, जैसे मैंने बोला ना आपको हमारी पॉटी, तो हमारी पॉटी से बदबू आती है, तो वो बदबू एक समस्या है। अगर वो घरों में वही गैस आती है तो उसको कैसे उसको हल करेंगे, हालांकि वो हल उस पर शोध होगा, हो रहा है, हो चुका होगा, रिसर्च है ना, तो उसको हटाएंगे बदबू को भी, एक समस्या ये भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि मान लो कल को अपन ऐसा बना ले तो स्लरी वाले रहेगी यहाँ पे करदम जो है, और इधर जो नाइट्रोजन वाली खाद जो है, इससे बदबू तो आएगी ना, तो इसके आसपास वाला भी जो एरिया है वहाँ पर भी थोड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा, और वहाँ पर फिर ऑब्वियस सी बात है खेती तो नहीं करोगे, जहाँ पर यही प्लांट है उस जगह पे तो खेती नहीं होगी, तो वो ज़मीन फिर वहाँ पर इंगेज हो जाएगी। और इसके अलावा बस ये है कि ऐसी काफ़ी सारी जो परियोजना है ना वो बहुत छोटी हैं, इसलिए ये सीमित भी हैं, अभी तक बहुत ज़्यादा फैली नहीं है, ठीक है। और इसके लिए बस थोड़ा सा और ये है कि जैसे मैंने आपको बोला, और अनुसंधान की थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है। अब इसके बाद जो है हमें पढ़ना है वो है पढ़ना पवन ऊर्जा के बारे में। पवन पुत्र हनुमान की जय। तो पवन पुत्र जो मारुति नंदन है उनकी ऊर्जा के बारे में, पवन देव की ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे। लेकिन समय मेरे दोस्त, समय की बहुत कमी है हम सबके जीवन में, इसीलिए जल्दी तुम लोग बड़े हो जाओ, पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे ओहदों पर पहुंच जाओ और कुछ करो, देश का कल्याण, विश्व का कल्याण और हम सबका नाम रोशन। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में। वैसे मैंने पहले सोचा था कि जल्दी खत्म कर देंगे इन टॉपिक्स को, लेकिन बात यह है कि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ऐसे डिटेल में ही पढ़ाऊँ फिर आपको, जैसे आप बोल रहे हो सर लिखने में भी, तो फिर साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठो, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है उनको लिखते चलो। इतने ज़्यादा तो हालांकि आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, लेकिन दो पॉइंट आपको हर एक के ध्यान होने चाहिए कि किसके क्या लाभ है और किसकी क्या क्या चुनौतियाँ या सीमाएं हैं या हानियाँ हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।